फ्रीडम, सिक्योरिटी ऑफ नेशन, कुछ ऐसे टर्म हैं कि हम सब जानते तो हैं, लेकिन आभास होना, महसूस करना, ये एक्चुअली हर कोई नहीं करता, सीधी बात। तो कहने का मतलब यह है कि फ्रीडम और नेशन की सिक्योरिटी इज अ कॉस्टली अफेयर एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज अबाउट पीपल गेटिंग अवेयर, पीपल अंडरस्टैंडिंग कि कैसे होती है सुरक्षा। और उसके बाद हम सब माने कि एक्चुअली देश एक तरीके से गाड़ी है जिसमें इंजन, स्टीयरिंग व्हील, हर एक कंपोनेंट का अपना एक महत्व है। तो आप भी एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं। और जब बात आएगी उस पूरी गाड़ी की सुरक्षा की, तो हम सबको अपना बेस्ट करना होगा। चलिए अब कनेक्शन करते हैं कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, जो कि इजराइल में काफी पॉपुलर है। आप सब जानते हैं कि इजराइल में अगर आप यूथ हैं तो आपको यूथ एज में एक समय मिलिट्री सर्विस में देना पड़ेगा। एक्सेप्शंस हैं, अगर फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड रिलीजन, ये एक्सेप्शन भी है। तो एक टर्म है कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है मैंडेटरी नेशनल सर्विस, यानी कि राष्ट्र के लिए एक मैंडेटरी सेवा देना। इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो मिलिट्री सर्विस है, यानी कि कॉन्स्क्रिप्शन में तो इससे अलग भी सेवाएं हो सकती हैं, है कि नहीं। अब फायदा क्या होगा कंपलसरी मिलिट्री सर्विस से? एक तो हमारे पास रेडी लार्ज मिलिट्री रहेगी, तो जब कोई चैलेंज आएगा चाइना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से या कहीं और से, तो हमारे पास एक क्विक और इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा। ये तो एक सीधी सी बात है। अब जरा यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में देखिए, रशिया और यूक्रेन दोनों की तरफ से अब लड़ने कौन जा रहे हैं? फुटबॉलर्स, कॉबलर्स, कारपेंटर्स, बॉक्सर्स, ब्यूटी क्वींस। तो यानी कि जब देश पर बात आई तो हर किसी की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी। तो ऐसे में अगर ट्रेनिंग अच्छी हो तो जाहिर सी बात है देश ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। एक स्कॉलर हुए हैं रूसू, इनका मानना है कि हर एक इंसान का अधिकार भी है, उसकी प्रिविलेज भी है, एंड इट शुड बी कनेक्टेड विद द ड्यूटी एज वेल, कि समाज की सुरक्षा एक्चुअली हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या हर कोई समाज की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानता है? नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं ना, जहां पर प्राइमरी चीज जो सिखाई जाती है वो है पैसा कमाना है, पढ़ना है, जॉब लेनी है, पैसा कमाना है। दिस इज द ट्रैक। लेकिन ये ट्रैक बना कैसे है? ये ट्रैक चल कब पाएगा? जब देश सुरक्षित होगा। अब अभी मैंने आपको रूसू के बारे में बताया। अब जरा रोम का एग्जांपल लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस कहती हैं जैसे ही रोमन एम्पायर ने कॉन्स्क्रिप्शन की पॉलिसी को हटाकर प्रोफेशनल फोर्सेस को अपनाया, प्रोफेशनल फोर्सेस का मतलब है मर्सनरीज को हायर किया, जैसे कि रशिया ने वैगनर ग्रुप को। तो मुझे बताइए, आपको नहीं लगता कि जो प्रोफेशनल फोर्सेस होती हैं, जो पैसों के लिए लड़ती हैं, वो कभी भी दगा दे सकती हैं? कुछ ऐसा ही रोम के साथ हुआ था। इस वजह से एक डिक्लाइन हमने यहां पर देखा। निकोलो मैकियावेली, फेमस पॉलिटिकल थिंकर, जहां पर आज इटली है, वहां पर एक छोटा सा सिटी स्टेट होता था, शहर नुमा मान लीजिए फ्लोरेंस। वहां के एक डिप्लोमेट थे। इनका कहना है कि इस एरिया में जो मर्सनरी फाइटर्स हैं, ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इटली एज अ सोसाइटी एक नहीं हो पा रही। तो इस वजह से उन्होंने नेशनल फोर्स की बात की थी, यानी कि राष्ट्र की अपनी एक फोर्स होनी चाहिए और जनता को उसके लिए कमिटेड होना चाहिए। एडवांटेजेस क्या हैं कॉन्स्क्रिप्शन की? पहली एडवांटेज, जब देश के लोग किसी भी एरिया से हैं, किसी भी स्पेसिफिकेशन डाइवर्सिटी से हैं, लेकिन अगर वो साथ में ट्रेन करेंगे, साथ में सीखेंगे, तो मुझे बताइए जो शेयर्ड एक्सपीरियंस होगा मिलिट्री ट्रेनिंग का, वो एक टुगेदरनेस की भावना लाएगा कि नहीं लाएगा? एक नेशनल यूनिटी होगी कि नहीं होगी? साथ में जब वो ट्रेन करेंगे और उन्हें पता लगेगा क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो वो जानेंगे कि जो सेक्रीफाइसेस डेली बेसिस पे, और उसमें भी सुप्रीम सेक्रीफाइस, अपनी जान दे देना, शहीद हो जाना देश के लिए, वो कितनी बड़ी बात है, उसकी ट्रू वैल्यू उनको पता लगेगी। और ऐसे में जो भी थ्रेट हमारे देश पर होगा, हमारे कल्चर पर, हमारे बॉर्डर पर, क्योंकि थ्रेट केवल बॉर्डर पर नहीं होता, थ्रेट के कितने सारे आयाम हो सकते हैं, देश के अंदर से भी तो थ्रेट हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी, है ना। तो ऐसे में उन सभी इश्यूज पर अब वो और ज्यादा संजीदा होंगे और ज्यादा जानकारी रखेंगे। तो ऐसे में क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग की है और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें हर तरह के थ्रेट की पॉसिबिलिटीज के बारे में भी ट्रेन किया गया है, जो भी पॉसिबल उस समय हो सकता था उस ट्रेनिंग में, तो जाहिर सी बात है वो काउंटर करने के लिए हमारे पास लोग पहले से ही तैयार होंगे। यानी कि मैंडेटरी सर्विस के बाद भी जब वो अपने अलग जीवन में जा रहे हैं, तो वहां पर भी दे विल
have this clarity that they have to secure the nation. क्विक एंड इफेक्टिव रेस्पॉन्स के लिए हमारे पास एक फोर्स चाहिए, जैसे एक रिजर्व फोर्स होती है ना, लेकिन यहाँ कॉन्स्क्रिप्शन का आइडिया कहता है कि मैंडेटरी ट्रेनिंग रहेगी तो कितने सारे लोगों को जो आपने रेगुलर रिक्रूट भी नहीं करा उनको भी आप उस समय बुला सकते हो। एनहेंस्ड गवर्नेंस हो जाएगी। आप कहेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि ऐसे में लोग भी ज़्यादा अवेयर रहेंगे, क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग का आप मतलब क्या समझते हैं? क्या केवल फिजिकल ट्रेनिंग होती है? नहीं, मिलिट्री ट्रेन्स योर माइंड, मिलिट्री मेक यू अवेयर अबाउट ग्लोबल इश्यूज, नेशनल इश्यूज। तो आप अब क्योंकि आपकी खुद की लाइफ भी स्टेक पर है, जो मैंडेटरी सर्विस से गए पता है कभी बुलाया जा सकता है, तो अब वो देश के इश्यूज के प्रति ज़्यादा अवेयर होंगे, सरकार को भी ज़्यादा अकाउंटेबल रखने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन कौन से थ्रेट देश पर हैं, क्या सरकार उस पर कर रही है। मिलिट्री ट्रेनिंग आपके एटीट्यूड पर काम करती है और वो ट्रेनिंग आपको फर्दर, यानी कि कितने सारे मैंडेटरी ट्रेनिंग वाले फॉर्मल मिलिट्री में कंटिन्यू नहीं करेंगे, कोई अलग अलग प्रोफेशन में जाएगा, लेकिन आप जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे तो आप जॉब में बेटर कर पाएंगे, क्योंकि मिलिट्री टीम वर्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव लेना, स्ट्रेस को मैनेज करना और ग्लोबल अवेयरनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन, मतलब ये ऐसी चीजें हैं कि आप सबको पता है कि अगर जीवन में आ जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता, राइट? तो मिलिट्री ट्रेन करती है लोगों को इसके लिए। इसका नेक्स्ट एडवांटेज है इक्वालिटी, यानी कि आप एक्टर के बेटे हैं या फिर किसी पॉलिटिशियन के बेटे हैं या बेटी हैं, लेकिन अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट हैं तो हर किसी को नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य निभाना होगा और ट्रेनिंग लेनी होगी। तो सेंस ऑफ इक्वालिटी आएगी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में भी लिखा है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में भी लिखा है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, है ना? तो स्प्लिट आएगी। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि देखो ये वायलेशन है फ्री विल का, यानी कि अगर कोई आर्मी में जाता है तो अपनी इच्छा से जाता है, वो वॉलंटियर होता है, लेकिन ये मैंडेटरी सर्विस जो है ये तो जबरदस्ती है, तो ऐसे में फ्री विल के खिलाफ है। कहा गया कि अगर जब आप इसको कंपलसरी कर रहे हो तो लोगों के पास चॉइस नहीं होगी कि वो करे या ना करे। इनका कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग शायद मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस के लिए ना बने हो। आप कहेंगे ऐसा कैसे? उन्होंने कहा है कि देखो, देयर आर मेनी साइकोलॉजिकल इश्यूज इन मैनी पीपल विच एक्चुअली वो अंडर करंट की तरह चलते हैं, कभी बाहर नहीं आते, लेकिन अगर वो टफ सिचुएशंस में आते हैं तो एस्केलेट हो जाते हैं इशूज। ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब एक और पॉइंट है कि अगर वो यूथ का जो टाइम है, ग्रेजुएशन वाला टाइम है, वो पीक टाइम है जॉब के लिए तैयार होने का, कुछ नई स्किल्स सीखने का, लेकिन उस समय पर अगर मिलिट्री ट्रेनिंग में जाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि जॉब में जाने में डिले हो जाएगा, ये कहा जाता है। इसका एक काउंटर ओपिनियन, लेकिन इस पर एक सजेशन आता है कि ग्रेजुएशन के साथ ही पार्ट्स में मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी किया जाए, ऐसा किया जा सकता है, एक पॉइंट आता है। नाउ नॉट एवरीवन इज फिट फॉर इट, ये एक पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे इश्यूज हैं, तो इस पर काउंटर पॉइंट आता है कि देखो साइकोलॉजिकल इश्यूज को तो वैसे भी एक्सेप्शन में रखा जाता है, राइट? अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 ने ऑलरेडी एक इसका झलक दी है। आप कहेंगे मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 23 कहता है कि भाई अगर देश को आपकी जरूरत पड़ी, यानी कि मैंडेटरी नेशनल सर्विस आप पर लगाई, तो वो आपको आना पड़ेगा। एक्चुअली आर्टिकल 23 ये फोर्स्ड लेबर की बात करता है और ये कहता है कि अगर देश के लिए आपको सेवा के लिए बुलाया गया और ऐसे में सरकार आपको कोई पेमेंट भी ना करे, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फोर्स्ड लेबर है, राइट? तो यानी कि दिया तो हुआ है इसके बारे में। तो कॉन्स्क्रिप्शन इंडिया में मैंडेटरी नहीं है, राइट? तो हमारे यहाँ पर अलग से रिक्रूटमेंट होती है और वही लोग ट्रेन करते हैं। वैसे हमारे यहाँ पर कोशिश की गई, जैसे ऐसे इनिशिएटिव्स के थ्रू एनसीसी, वहाँ पर चॉइस होती है कि उन लोगों को ट्रेन किया जाता है, बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें से कई लोग फिर फाइनली चूज भी करते हैं मिलिट्री में अपना करियर। चाइना के साथ जो 1962 में हमारा युद्ध हुआ, फिर 1965 पाकिस्तान, तो इस दौरान हमने कुछ रेगुलेशंस बनाए थे कि भाई हम रिक्रूटमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिजर्व फोर्स के लिए। तो ऐसे में फिर इस रेगुलेशन को जब ये 1970s हुआ तो लगा कि इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इस रेगुलेशन को फिर होल्ड कर दिया गया था। अब कुछ जो अभी अग्निपथ स्कीम चर्चा में थी, क्या अग्निपथ स्कीम को आप कॉन्स्क्रिप्शन या मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते भाई, ये तो बिल्कुल अलग है, मैंडेटरी थोड़ी ना है। इसमें तो लोग अपनी इच्छा से आते हैं, कम संख्या में आते हैं, उसमें से कुछ लोग रह जाते हैं, बाकी लोग चले जाते हैं, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी सर्विस। तो क्या इंडिया में कॉन्स्क्रिप्शन होना चाहिए? तो कहा जाता है कि इट्स अ गुड आइडिया, कारण हमारे पास ट्रेंड सिविलियंस होंगे। आप मिलिट्री की बिना सोचो तो ट्रेंड सिविलियंस होंगे जिनका इस्तेमाल मिलिट्री के तौर पर किया जा सकता है इन फ्यूचर जब नीड आएगी। और मेन बात है कि इनके अंदर डिसिप्लिन आ पाएगा, पैट्रियटिज्म की फीलिंग आ पाएगी, जिससे कि हम अपने लोगों का बेस्ट पोटेंशियल इस देश को मजबूत कराने के लिए कर सकेंगे।
आर्मी केवल ऐसा थोड़ा ना कि आर्मी की ट्रेनिंग देती है केवल, आर्मी का मतलब ये नहीं है कि कॉम्बैट ट्रेनिंग, आर्मी कितनी तरह की ट्रेनिंग देती है, आर्मी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आर्मी के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रेंथन करके मैंडेटरी जो ट्रेनिंग है, मिलिट्री ट्रेनिंग है, उसके दौरान अलग कोर्सेज को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ऑलरेडी कहा जाता है कि देखो मार्केट ओरिएंटेड स्किल नहीं आ पा रही, यानी कि ऐसे यूथ नहीं मिल रहे जो वाकई कंपनियों के लिए फायदा पहुंचाए जैसे कंपनियां चाहती हैं। तो अगर मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, और मैं कह रहा हूं कि अदर कोर्सेज को भी उसमें इंटीग्रेट किया जाए जिस दौरान वो हो रही है, तो जाहिर सी बात है मोर एम्प्लॉयबल बेटर यूथ हम क्रिएट कर पाएंगे, राइट। तो आर्म फोर्सेस में जाना ज़्यादा इनकरेज हो पाएगा, राइट। क्योंकि आर्म फोर्सेस कितने मतलब टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें कितने सारे पैराडाइम है, कितने सारे एरियाज है जहाँ पर ट्रेनिंग होती है। शॉर्ट टेन्योर और आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका शॉर्ट टेन्योर रहा है आर्मी में, तो ऐसे में दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्राइटेरिया फॉर सम अदर सर्विसेज। तो अगर ऐसा कर दिया जाए तो ऐसे में ज़्यादा लोगों का रुझान बनेगा इस तरफ कि हाँ भाई मैंडेटरी ट्रेनिंग में जो है जाएंगे तो इसका फायदा हमें वहां पर होगा, तो ये लोगों को एडवांटेजेस लगेगा खुद अपने लिए। अब एक चैलेंज है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि अगर इतनी बड़े संख्या में लोगों को हर साल ट्रेन किया जाएगा मैंडेटरी ट्रेनिंग में तो उसका बजट बहुत बड़ा होगा। ऑलरेडी जो इंडिया का डिफेंस बजट है उसका करीब 90% के आसपास मानिए वो केवल मैन पावर पे और मेंटेनेंस कॉस्ट में जाता है। तो और 7th पे कमीशन के बाद फिर जो पेंशन वाला खर्चा वो भी अलग होता है। तो यानी कि एक समझ लीजिए करीब 10 बिलियन रुपीस के आसपास जो है वो मॉडर्नाइजेशन पर, इक्विपमेंट्स पे खर्च हो पा रहा है, मेजर मैन पावर पर और मेंटेनेंस पे। तो ऐसा तो नहीं है कि मेंटेनेंस और मैन पावर वाला बजट जो रेशियो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, कहीं ये मॉडर्नाइजेशन में एक लैक ना कर दे, राइट। वो एक पॉइंट है। प्लस रिलक्टेंस विद इन भी है, मतलब आर्मी के भी कितने सारे ऑफिसर्स हैं उनका कहना है ये ठीक नहीं है। कारण क्योंकि उनका कहना है कि देखो आर्मी बनी है वॉलंटियर के स्पिरिट से, यानी कि लोग अपनी मर्जी से आए हैं और दैट्स व्हाई दे हैव दिस स्पिरिट दे कॉप्स, राइट। तो लेकिन अगर जो मैंडेटरी सर्विस से आएंगे तो उसमें जो है वो स्पिरिट नहीं रहेगी, तो वो जो सैंक्सिटी है मिलिट्री की वो एज इट इज बनी रहनी चाहिए। कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि इट्स अ आइडिया दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड, और जो बेनिफिट्स हैं उसको हम वे इन कर सकते हैं और उसमें प्रैक्टिकल क्या बीच का रास्ता निकाल सकते हैं वो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पास में इतने सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि चाइना में किन एम्पायर ने लार्ज पार्ट ऑफ चाइना एक्वायर कर लिया था बिकॉज वहां पर कॉन्स्क्रिप्शन की पॉलिसी थी, मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग की पॉलिसी थी। फ्रांस अपने आप को कितने सारे यूरोपियन मोनार्की के जो अटैक्स थे उससे बचा पाया था ड्यू टू दिस पॉलिसी। तो हम ये भी समझें कि अगर अभी इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में नहीं होगा, राइट। क्योंकि सिक्योरिटी पॉलिसी का बेसिस ये है कि वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो जो हो सकते हैं हम उसके लिए तैयार रहें, तभी माना जाता है कि आपकी सुरक्षा नीति सही है।